उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तानाई झील तो यहाँ नहीं, अलबत्ता ग्रीनवुड झील है जो इसकी बहन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ बॉस, तो क्या ब्लैक डॉग यहाँ? जोसेफ का चेहरा तेजी से मसक होने लगा। हाँ, सुपर फ्याज को ब्लैक डॉग ने अपने जबड़ों में कस लिया है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओ गॉड, जोसेफ ने फड़फड़ाते हुए लहजे में कहा। मास्टर, मैं भी चलूं? जवाना ने कहा। हाँ, तुम भी आ जाओ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों बाद कार राना हाउस से निकलकर ग्रीनवुड झील की तरफ बढ़ने लगी जो दारुल हुकूमत की शुमाली पहाड़ियों में वाक़या थी। मास्टर, ये ब्लैक डॉग क्या चीज़ है? जवाना ने होंठ चबाते हुए कहा। और जवाना, मत नाम लो उसका, वो यहाँ कार में भी आ सकती है, जोसेफ ने भड़कते हुए लहजे में कहा। मास्टर, फिक्र ना करो, मैंने पहले ही सफ़ेद पर से हसार बांध लिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और जोसेफ ने इस तरह सर हिला दिया जैसे अब उसे परवाह ना रही हो। मास्टर, आपने बताया नहीं? जवान ने दोबारा पूछा तो इमरान ने उसे तफसील से इस बीमारी के मुतलिक बता दिया। ओह वाकई, ये तो इंतहाई खौफनाक बीमारी है, लेकिन इसका नाम ब्लैक डॉग क्यों है? क्या अफ्रीका के वहशी अंग्रेज़ी बोलते हैं? जवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। और इमरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। पादरियों ने अफ्रीका में बहुत तवील अरसे तक काम किया है, इसलिए अफ्रीका के इंतहाई वहशी कबीले भी इन पादरियों की वजह से ना सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं बल्कि किसी हद तक टूटी फूटी बोल भी लेते हैं। और इस बीमारी को ये नाम भी शायद किसी पादरी ने ही दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जवाना ने इस तरह सर हिला दिया जैसे उसकी समझ में बात आ गई हो। फिर ये यकीनन किसी काले कुत्ते की वजह से फैलती होगी, जैसे ताउन चूहों से फैलती है, जवाना ने कहा। अब ये तो जोसेफ ही बता सकता है कि लंबाकू में काले कुत्ते भी होते हैं या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बॉस, लंबाकू में सिर्फ जंगली कुत्ते होते हैं जो भूरे रंग के होते हैं, वहाँ काले सफ़ेद कुत्ते नहीं होते, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर ये ब्लैक डॉग क्या आसमान से टपकती है? जवाना ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। बॉस, लंबाकू में एक दलदल है जिसे वहां की मुकामी जबान में आरगोया कहते हैं। आरगोया दलदल इंतहाई खौफनाक है, इस पर स्याह मक्खियां हर वक्त भिनभिनाती रहती हैं, इंतहाई जहरीली मक्खियां जिनके मुंह कुत्ते की तरह होते हैं। जैसे ये मक्खी डॉग फ्लाई काट ले और इसे तेज बुखार हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो ब्लैक डॉग का भी शिकार हो जाता है, लेकिन कभी कभी हर बार नहीं, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि ये बीमारी डॉग फ्लाई की किसी किस्म के काटने से होती है। हो सकता है इनकी तादाद कम हो, इसलिए कभी कभार वो काट ले तो आदमी इस बीमारी का शिकार हो जाता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जोसेफ ने वाकई सारा मसला हल कर दिया था, वो तहकीकात जो बेचारा डॉक्टर जॉब्स की तवील तजुर्बात के बावजूद ना कर सका था, इमरान ने जोसेफ के जरिए ही हासिल कर ली थी। वो फफूंदी वाले इलाज का तजुर्बा करना चाहता था। इसकी छठी हिस्स दरअसल मुसलसल अलार्म बजा रही थी कि ये ब्लैक डॉग वाला सिलसिला जरूर किसी साजिश के तहत हो रहा है, और अगर ये दारुल हुकूमत में फैल गया तो फिर एलिगेटर के अंडों का इतना तेल कहाँ से आएगा? इसलिए उसने जोसेफ से बात की थी कि शायद कोई आसान इलाज हाथ लग जाए, और अब अगर वाकई फफूंदी से इसका इलाज हो जाता है तो फिर ये खौफनाक बीमारी कोई मसला पैदा ना कर सकेगी, क्योंकि झीलों, दरियाओं, जोहरों से फफूंदी की कसीर मिकदार हाथ लग सकती है। थोड़ी देर बाद वो झील पर पहुंच गए और जोसेफ ने झील के एक किनारे से थोड़ी सी फफूंदी उठाई और उसे अपने रुमाल में बांध लिया। आओ अब देखे कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा था या झूठा, इमरान ने कार का रुख वापस दारुल हुकूमत की तरफ मोड़ते हुए कहा। बॉस, कंपाला का विच डॉक्टर यकीनन सच्चा था, वो देवताओं का नुमाइंदा था, उससे झूठ मत कहो, जोसेफ ने बाकायदा एहतजाज करते हुए कहा। अभी पता लग जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो सर्विसेज अस्पताल के खसूसी शोबे में पहुंच गए। डॉक्टर हाशमी ड्यूटी ऑफ करके जाने ही वाले थे। ओ इमरान साहब, आप इस वक्त? अभी तक तो वो तेल नहीं पहुंचा, डॉक्टर हाशमी ने हैरत भरे अंदाज में इमरान के पीछे आने वाले जोसेफ और जवाना को देखते हुए कहा। डॉक्टर जॉन्सकी का तेल तो आता ही रहेगा, मैं कंपाला के विच डॉक्टर के नुमाइंदे को लेकर आया हूँ। आइए जरा फ्याज के कमरे तक चलिए और फिर देखिए कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा है या झूठा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कंपाला का विच डॉक्टर? क्या मतलब? विच डॉक्टर तो शायद अफ्रीका के जादूगरों को कहते हैं, डॉक्टर हाशमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और ये बीमारी भी अफ्रीका की है, इसलिए विच डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं। आइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, ये गलत है, मेडिकल साइंस ऐसे बेसरोपास सलाहों को नहीं मानती, डॉक्टर हाशमी के लहजे में इस बार गुस्से की आमेजिश थी। आपकी मेडिकल साइंस तो इस बीमारी को जानती ही नहीं, फिर आप मेडिकल साइंस का हवाला क्यों दे रहे हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए तलख लहजे में कहा तो डॉक्टर हाशमी होंठ काटने लगा। कमरे में फ्याज की बीवी भी मौजूद थी, वो इमरान को देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो तेल आ गया, मुझे डॉक्टर हाशमी ने बताया है कि तुमने किसी डॉक्टर से कोई तेल मंगवाया है जिससे आराम आ जाएगा। फ्याज को बीवी ने चौंक कर पूछा। नहीं भाभी, फिलहाल तेल तो नहीं आया, अलबत्ता जोसेफ को ले आया हूँ। अब जरा खामोश रहें और देखें जोसेफ के कमालात, इमरान ने फ्याज की तरफ देखते हुए कहा जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी।
ओह, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सलमा ने बुरी तरह खौफजदा लहजे में कहा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो हुई थी वो हो चुकी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जोसेफ, शुरू हो जाओ और साबित करो कि कंपाला का विश डॉक्टर सच्चा है। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ सर हिलाते हुए आगे बढ़ा। उसने रुमाल खोलकर इसमें मौजूद फफूंदी को मुट्ठी में पकड़ा और फिर उसने फयाज के थोड़े से खुले हुए मुंह के पास अपनी मुट्ठी रखकर जोर से दबाया तो तेज सब्ज रंग का अर्क सा निकलकर एक धार की सूरत में फयाज के खुले मुंह में टपकने लगा। मुट्ठी को अच्छी तरह दबाकर जब उसने सारे का सारा अर्क फयाज के गले में टपका दिया तो उसने खाली भोग को एक तरफ रखा और दूसरी मुट्ठी भरकर उसे दबाकर उसका अर्क फयाज के गले में टपकाना शुरू कर दिया। कमरे में मौजूद सलमा, जवाना और डॉक्टर हाशमी सब इस तरह हैरत भरे अंदाज में तमाशा देख रहे थे जैसे बच्चे किसी मदारी का तमाशा देख रहे हों। सलमा के चेहरे पर अलबत्ता खौफ और हरास के आसार नुमाया थे। दूसरी बार अर्क टपकाने के बाद जोसेफ पीछे हटाया लेकिन फयाज की हालत में कोई फर्क ना पड़ा। इमरान गौर से फयाज के जिस्म के तकरीबन हर मुसाम पर बनने और फूटने वाले स्याह आबलों को देख रहा था। क्या बकवास है, ये तो शायद फफूंदी है। इससे भला इस कदर खौफनाक बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर हाशमी की गुस्सेली आवाज कमरे में गूंजी और वो सब चौंक पड़े। क्यों जोसेफ, कंपाला के विच डॉक्टर के मुतालिक अब तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान के लहजे में भी हल्का सा गुस्सा नुमाया था। जाहिर अगर फयाज ठीक नहीं होता तो तौहीन तो उसी की होनी थी। इमरान साहब, मैं तो आपको इंतहाई तालीम याफ्ता समझता था लेकिन आप तो, डॉक्टर हाशमी ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और फिक्रा उसने दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। बॉस, कंपाला का विच डॉक्टर तो सच्चा है लेकिन तानाई झील की फफूंदी तो बहरहाल नहीं है। जोसेफ ने होंठ दबाते हुए कहा। फफूंदी एक जैसे ही होती है चाहे वो किसी जगह भी हो, लेकिन तुम और कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे? फफूंदी के साथ कोई और चीज़? इमरान इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नहीं बॉस, कंपाला का विच डॉक्टर और कुछ ना करता था, अलबत्ता वो हाथी के कटे हुए कान की हवा भी देता था। जोसेफ ने जवाब दिया। अब अगर उसे आराम ना आया तो मुझे तुम्हारे कान की हवा देनी पड़ेगी। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और जोसेफ होंठ भींचकर खामोश हो गया। वो इमरान का फिक्रा सुनकर समझ गया था कि बॉस इस वक्त सख्त गुस्से में है। ठीक है, अब तेल का ही इंतजार करना पड़ेगा। इमरान ने कुछ देर बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी के आसार नमूदार हो गए। मुझे तो इस तेल पर भी यकीन नहीं है, ना जाने ये डॉक्टर जॉन्सकी साहब क्या चीज़ है। डॉक्टर हाशमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इमरान अब क्या होगा? खुदाया, सलमा अचानक रोने लग गई। घबराओ नहीं भाभी, खुदा मुबम्मुल असबाब है, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। इमरान ने होंठ काटते हुए कहा और वापसी के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ने ही लगा था कि यकलख्त जोसेफ चीख पड़ा। कंपाला का विच डॉक्टर सच्चा है, वो देवताओं का नुमाइंदा सच्चा है। देखो बॉस देखो। जोसेफ के लहजे में मुसरत का चेहरा सुनकर इमरान तेजी से पलटा और गौर से फयाज को देखने लगा, लेकिन फयाज की अभी तक वही हालत थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इमरान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। ओह बॉस, तुमने देखा नहीं कि ब्लैक डॉग की दम फयाज की नाक से बाहर निकल रही है? जोसेफ ने तेज लहजे में कहा। ओ ये तुम नहीं अहमक, ऑक्सीजन की नलकी है। इमरान ने इंतहाई बेसारी से कहा। वो यही समझा था कि जोसेफ फयाज के एक नथने में मौजूद ऑक्सीजन की नलकी की बात कर रहा है। ओ बॉस, ये तो मुझे मालूम है, ये देखो इधर, जोसेफ ने कहा और साथ ही उसने फयाज के एक नथने से निकलने वाला एक स्याह रंग के कतरे की तरफ इशारा किया जो नथने से निकलकर जरा नीचे ऐसे मौजूद था जैसे कोई बुलबुला हो जो फटा ना हो। उसका रंग बाकी बनने और फटने वाले आबलों से कदरे मुख्तलिफ था। इसमें मुकम्मल स्याही की बजाय गहरे सब्ज रंग की झलक थी। ये तुम है ब्लैक डॉग की तुम, मैं उसे पहचानता हूँ, जोसेफ ने कहा। ये इतनी फफूंदी से अगर सिर्फ तुम निकली है तो बाकी डॉग के लिए तो पूरी झील की फफूंदी लेनी पड़ेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बॉस, मसला तो तुम का होता है, वो निकल आई है। तुम कुटा डॉग भला किस काम का? जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ इमरान साहब, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं। डॉक्टर हाशमी का गुस्सेली आवाज़ सुनाई थी। चंद मिनट रुक जाओ डॉक्टर हाशमी, कम से कम दुम तो कट ही हो गई है इस ब्लैक डॉग की। देखो शायद, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ बॉस देखो, ब्लैक डॉग मरने लग गया है। देखो, अचानक जोसेफ ने चीखते हुए कहा और इमरान तेजी से मुड़कर फयाज को देखने लगा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुसरत के आसार नमूदार हो गए। वाकई फयाज के जिस्म पर बनने और फटने वाले आंतों की तादाद में तेजी से कमी आती जा रही थी। वो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन, वाकई मरीज ठीक हो रहा है, डॉक्टर हाशमी ने आंखें फैलाते हुए कहा। वो अब भी गौर से फयाज को देख रहा था। फयाज की बीवी बेइख्तियार वहीं कमरे के फर्श पर ही सजदे में गिर गई। इमरान एक लम्हे उसे मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराया। आबलों की तादाद अब इंतहाई तेजी से कम होने लग गई थी और एक बार जूर्द अमल शुरू हुआ और इस लम्हा बलम्हा तेजी आती जा रही थी। अब सबके चेहरों पर मुसरत के आसार वाज़े तौर पर नमूदार हो गए थे। ओह, ये साहब कौन है? हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। ये तो मेडिकल साइंस के लिए इतना बड़ा इंकिशाफ है कि शायद पूरी दुनिया चौंक पड़े। डॉक्टर हाशमी ने इस बार बड़ी अकीदत भरी नजरों से जोसेफ को देखते हुए कहा।
आप मेरे साथ आए। इमरान ने डॉक्टर हाशमी को कहा, फिर उससे साथ लिए वो फ्याज के कमरे से निकलकर डॉक्टर हाशमी के दफ्तर पहुंच गया। डॉक्टर हाशमी अब बराह करम बेहद होशियार रहें और पूरे मुल्क के अस्पतालों में फ़ोन करके मालूम करें कि इस ब्लैक टॉक के और कितने अफराद शिकार हुए हैं। मुझे सारे चक्कर के पीछे कोई बैनुल अक़वामी साजिश नजर आती है और शायद फ्याज इत्फाक से इस ब्लैक टॉक का टारगेट बन गया है। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस खौफनाक बीमारी का ये आसान इलाज हाथ आ गया, वरना आप सोचें अगर हमारे मुल्क की बेशतर आबादी इस बीमारी का शिकार हो जाए तो हम एलिगेटर के अंडों का तेल कहाँ बनाते फिरेंगे। मुझे इस बात की फिक्र थी और मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। बात करते करते अचानक इमरान चौंक पड़ा। किस बात का? डॉक्टर हाशमी ने कहा। यकीनन जिन लोगों ने फ्याज को इस बीमारी का निशाना बनाया है वो इसकी निगरानी भी कर रहे होंगे। क्या स्पेशल शोबे में फ्याज के बाद या साथ कोई अजनबी आया है? इमरान ने होठ काटते हुए कहा। अजनबी नहीं, कोई अजनबी तो नहीं आया, लेकिन आजकल डॉक्टर रफ़ीक के कोई दोस्त बाहर से आए हुए हैं, गैर मुल्की हैं। वो डॉक्टर रफ़ीक के साथ कल भी यहाँ आए थे। उन्होंने डॉक्टर रफ़ीक के साथ फ्याज के कमरे का चक्कर भी लगाया था। डॉक्टर हाशमी ने कहा। डॉक्टर रफ़ीक इस वक्त कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनरल वार्ड में ड्यूटी पर हैं। आज उनकी ड्यूटी जनरल वार्ड में है। क्यों, क्या उनकी मेहमान मशकूक हैं? डॉक्टर हाशमी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस सारी कार्रवाई से कई सवाल पैदा होते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है उसने किसी खास मकसद के तहत ऐसा किया है। वो चाहता है कि उसने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ पाकिशिया को ही इसके लिए क्यों मुंतखब किया, और अगर पाकिशिया मुंतखब हुआ है तो सुपरिटेंडेंट फ्याज का क्यों शिकार बताया गया। लाजमी बात है इस सारी कार्रवाई के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है और हम इस मकसद को तलाश करना है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो वाकई ही तुम्हारी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि वाकई ही खौफनाक साजिश हो सकती है, लेकिन इनका मकसद कैसे मालूम होगा? डॉक्टर हाशमी ने परेशान होते हुए कहा। इस मकसद का तलाश करना हमारा काम है। आप छोड़ें, आप सिर्फ इतना करें कि मुझे फौरी तौर पर यह मालूमात मुहैया करें क्या पाकिशिया में किसी भी इलाके में इस बीमारी का कोई और शिकार हुआ है या नहीं। दूसरी बात यह कि आप इस फफूंदी वाली इलाज को फिलहाल सिर्फ अपने तक रखेंगे। किसी डॉक्टर या नर्स को इसका इल्म नहीं होना चाहिए, खास तौर पर डॉक्टर रफ़ीक को। इमरान ने कहा। लेकिन सब डॉक्टरों ने तो लाजिमन पूछना है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? डॉक्टर हाशमी ने कहा। आप इन सबको मेरा नाम बता दें कि वो कोई दवा ले आया था जिसके कतरे इसने फ्याज के हलक में पटका दिए थे। और अच्छा तो ये है कि आप मेरा पता भी उन्हें बता दें ताकि कुछ धंधा मेरा भी चल सके। इमरान ने कहा। डॉक्टर हाशमी इमरान का आखिरी फिक्रा सुनकर चौंक पड़ा। धंधा? क्या मतलब? डॉक्टर हाशमी ने चौंकते हुए पूछा। अब क्या बताऊं डॉक्टर, आजकल की महंगाई में गुजारा मुश्किल हो रहा है, इसलिए अगर 2-4 मरीज भी रोज आ जाएं तो धंधा चल ही पड़ेगा ना। इमरान ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर हाशमी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम हो तो पूरे शैतान, लेकिन हो नेक शैतान, डॉक्टर हाशमी ने हंसते हुए कहा। आइए अब देखें ब्लैक टॉक का कितना हिस्सा बाहर आया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर हाशमी सर हिलाते हुए इसके साथ दोबारा फ्याज के कमरे की तरफ चल पड़े। और ये तो 75% ठीक हो चुका है, डॉक्टर हाशमी ने अंदर दाखिल होते हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने सर हिला दिया। फ्याज का जिस्म अब तेजी से साफ होता जा रहा था। सलमा के चेहरे पर बेपनाह बशाशत और जिंदगी के आसान नमूदार हो गए। वैसे भाभी, मुझे मालूम ना था कि फ्याज इतना खुशकिस्मत भी हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए सलमा से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इस खौफनाक बीमारी से जिंदा बच जाना ही खुशकिस्मती है, लेकिन असल खुशकिस्मती यह है कि ये तुम्हारे जैसे इंसान का दोस्त है। सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी दोस्ती तो इस बेचारे को बड़ी महंगी पड़ती है। ये हाल मेरा ये मतलब ना था कि आपने जिस तरह उसके लिए रो रो कर दुआएं मांगी हैं और जिस तरह आपने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया है, ऐसी बीवी तो वाकई किसी खुशकिस्मत को ही मिल सकती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सलमा ने शर्माकर मुंह फेर लिया। नेक बीवी बहुत बड़ी नेमत होती है इमरान साहब, डॉक्टर हाशमी ने मुस्कुराते हुए कहा। और बदशोहर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर हाशमी कहका मारकर हंस पड़ा। वो इमरान का इशारा समझ गए थे कि इमरान फ्याज के मुतालिक ऐसा कह रहा है। जोसेफ, तुम ये फफूंदी वापस रुमाल में बांध लो और जवाना के साथ वापस चले जाओ। मैं फ्याज की पूरी तरह होश में आने तक यहीं रहूंगा, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और इन दोनों ने सर हिला दिए। लंबे कद और घुटे हुए जिस्म का ट्रोमीन एक्रीमिया के सबसे शानदार होटल के एक बेहतरीन अंदाज में सजे हुए कमरे के बेड पर तराज था। इसके हाथ में एक रिसाला था और वो बड़े एतमीनान से बेड पर रिसाला पढ़ने में मसरूफ था। एक तुर्की सगार उसके होंठों में दबा हुआ था और आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। इस हालत में उसे जो भी देखता वो यही समझता कि ट्रोमीन कोई पढ़ा लिखा और खुशहाल ताजिर है जो अपना फालतू वक्त मुतालिया में सर्व करता है। हालांकि वो ताजिर होने के बजाय एक मना हुआ मुजरिम था। एक्रीमिया में उसका पूरा ग्रुप मौजूद था और ये ग्रुप एक्रीमिया में होने वाले
हर बड़े जुर्म में किसी न किसी सूरत में मुलविस रहता था। ट्रोमीन ग्रुप तादाद के लिहाज से बड़ा ना था। इस पूरे ग्रुप में ट्रोमीन समेत 10 अफराद थे, जिनमें 2 औरतें और 8 मर्द थे, लेकिन ये 10 के 10 इंतहाई ज़हीन, चालाक, मार्शल आर्ट के माहिर और खौफनाक हद तक तेज तरार थे। ट्रोमीन इस ग्रुप का लीडर था, इसलिए जाहिर है कि ट्रोमीन के अंदर बाकी सब मेंबर से कहीं ज़्यादा सलाहियतें मौजूद थी। जराइम की दुनिया में इसका ग्रुप वाइट सन यानी सफ़ेद सूरज के नाम से मशहूर था और ट्रोमीन का अपना कोड नाम वाइट ईगल था। गुज़िश्ता 1 साल से वो अपने ग्रुप समेत एक बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर के साथ अटैच हो चुका था। ब्लैक थंडर इंतहाई बाविसाइल तंजीम थी जो अखराजात और मुआवजा देने में दुनिया की हर तंजीम से ज़्यादा शाखर्च वाक़या हुई थी। ट्रोमीन को इस तंजीम के हेडक्वार्टर का इल्म ना था, ना उसने कभी इसके मुतालिक सोचा था। उससे तो ना सिर्फ इतना इल्म था कि थंडर कोई बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों में मौजूद ऐसे ग्रुपों को अपने साथ अटैच किया हुआ है जो वहाँ के इंतहाई टॉप के ग्रुप समझे जाते हैं। और ट्रोमीन को खुशी थी कि एकेडमिया में उसके ग्रुप को अटैच किया गया था। हालांकि एकेडमिया एक पूरा बरे आज़म था और वहाँ बेशुमार खौफनाक मुजरिम तंजीमें और ग्रुप काम करते थे। ट्रोमीन का इस अटैचमेंट पर इसलिए भी कोई एतराज़ ना था कि इससे उसकी और उसके ग्रुप की आज़ादी पर कोई हरफ ना आया था। वो पहले की तरह मामूल के कामों के लिए यकसर आज़ाद थे। अलबत्ता ट्रोमीन को अटैचमेंट के बाद हर माह इस कदर खतीर मुआवजा ब्लैक थंडर की तरफ से मिलना शुरू हो जाता था कि बाज़ूकात ट्रोमीन सोचता था कि ब्लैक थंडर के पास आखिर वो कौन सा ख़जाना है जहाँ से वो अपने मेंबर्स के इस कदर शाहना अखराजात भी बर्दाश्त करती है और उन्हें नाकाबिले यकीन हद तक मुआवजा भी अदा करती है। ट्रोमीन रिसाला पढ़ने में मसरूफ था कि साइड पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ट्रोमीन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस ट्रोमीन ने सपाट लहजे में कहा। आम हालात में वो इसी नाम से मिलता था। विस्की पार्टी हो रही है ट्रोमीन, अगर शरीक होना चाहो तो आ जाओ। दूसरी तरफ से एक मुस्कुराती हुई नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी और ट्रोमीन पूरी तरह चौंक कर सीधा हो गया। विस्की के साथ और क्या मिलेगा हनी? ट्रोमीन ने बड़े खुशगवार लहजे में कहा। जो तुम चाहो, तुम्हारे लिए भला किस चीज़ की कमी हो सकती है? दूसरी तरफ से कहा किया। ओके, फिर तो ज़रूर आऊँगा, ट्रोमीन ने कहा और रिसीवर रखकर वो इस तरह बेड से उछलकर नीचे कालीन पर खड़ा हुआ जैसे बेड के स्प्रिंगों ने उसे उछाल दिया हो। बिजली की तेज़ी से वो वार्डरोब की तरफ लपका और उसने वार्डरोब के खुफिया खाने से एक छोटा सा ट्रांसमीटर नुमा बॉक्स निकाला और पहले जैसी तेज़ी से वो मलिका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके उसने बॉक्स की साइड में मौजूद एरियल को ऊंचा किया और फिर बॉक्स का बटन दबा दिया। टेलीफोन कॉल कोड थी और सारी गुफ्तगू का मतलब था कि ब्लैक थंडर की तरफ से कॉल है जो वो फौरन अटेंड करे। हेलो ट्रोमीन, कॉलिंग ओवर। ट्रोमीन ने बटन दबाकर तेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। यस हेडक्वार्टर अटेंडिंग ओवर। एक भारी सी आवाज़ ट्रांसमीटर से उभरी। यस सर, क्या हुक्म है? ओवर, ट्रोमीन ने मौतबाना लहजे में कहा। ट्रोमीन ने एक अहम तरीन मिशन के लिए हेडक्वार्टर ने तुम्हारा इंतखाब किया है। ये मिशन तुमने पाकिस्तान में मुकम्मल करना है। ओवर, भारी आवाज़ वाले ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। पाकिस्तान? वो एशियाई मुल्क? वही। ओवर, ट्रोमीन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ वही। तुम्हारे मुतलिक हेडक्वार्टर के पास जो फाइल है उसके मुताबिक तुम इंतहाई सहीन, चालाक और तेज एजेंट हो जिसे आज तक किसी भी बड़े से बड़े मिशन में नाकामी नहीं हुई। उन्हीं खसूसियात की बिना पर तुम्हारा इंतखाब किया गया है और हेडक्वार्टर को यकीन है कि तुम नाकाम नहीं लौटोगे। और हाँ, ये तो बहरहाल तुम्हें मालूम ही होगा कि हेडक्वार्टर नाकामी की रिपोर्ट सुनने का रवादार नहीं होता। ओवर, भारी लहजे में कहा गया। थैंक यू बॉस। वाइटसन की लानत में नाकामी का वाइटसन की लुगत में नाकामी का लफ्ज़ दर्ज ही नहीं, ट्रोमीन ने कहा। तफसीलात तुम तक पहुंच जाएंगी। मुख्तसर तौर पर बता देता हूं कि पाकिस्तान को एक सुपरवार शुगरान की तरफ से एक इंतहाई अहम और खुफिया हथियार भेजा गया है जिसे कोड में ज़ीरो गन कहा जाता है। इसकी साख्त क्या है, इसके मुतलिक तफसीलात का इल्म नहीं, सिर्फ ये इतला मिली है कि ये उनका सबसे जदीद तरीन हथियार है। ऐसा हथियार जिसका अभी एकेडमिया और रूसिया जैसी सुपर पावर्स तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यह हथियार शुगरान के एक साइंसदान की तख्लीक है, लेकिन इस हथियार के मुकम्मल होने से पहले ही वो साइंस एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस तरह यह हथियार ज़ीरो गन अधूरा रह गया। शुगरान में इस पे मजीद रिसर्च जारी रखी गई, लेकिन ज़ीरो गन किसी तरह मुकम्मल ना हो सका। इसके बाद ये इतला मिली कि इस हथियार को पाकिस्तान में किसी खुफिया लेबॉर्ट्री में भेजा गया, क्योंकि इस खुफिया लेबॉर्ट्री में काम करने वाले एक साइंसदान डॉक्टर काजी के मुतलिक बताया गया है कि वो इस हथियार को मुकम्मल करने का अहल है। लेकिन डॉक्टर काजी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो एक मखसूस दर्जा हरारत से बाहर नहीं निकल सकता, वरना उसकी फौरी मौत वाक़या हो जाएगी। इसलिए इस लेबॉर्ट्री में
अलहदा एक पोर्शन बनाया गया है जिसमें मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर काजी रहता है और अपने तजर्बात मुकम्मल करता है। बैरूनी दुनिया से उसका कोई राब्ता नहीं और अब ये इतला मिली है कि यह हथियार जीरो गन डॉक्टर काजी ने मुकम्मल कर लिया है और अब उसे वापस शुगरान के हवाले किया जाना है। शुगरान और पाकिस्तान दोस्त मुल्क हैं, इसलिए दोनों मुल्कों में ये मुआहदा हुआ है कि जब शुगरान इस हथियार को ज़्यादा तादाद में अपनी मखसूस लेबॉर्ट्रियों में तैयार करेगा तो फिर एक खास तादाद में यह हथियार पाकिस्तान को भी दे दिया जाएगा, क्योंकि इस हथियार की तैयारी के लिए पाकिस्तान के पास विसाइल और लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद नहीं, इसलिए पाकिस्तान उसे खुद तैयार नहीं कर सकता। क्या तुम सब पस मंजर समझ गए हो? ओवर, हेडक्वार्टर से पूछा गया। यस बॉस, अच्छी तरह समझ गया हूँ। ओवर, ट्रोमी ने सर हिलाते हुए कहा। तुम इस हथियार को शुगरान पहुंचने से पहले हासिल करके हेडक्वार्टर भिजवाना है, बस ये तुम्हारा मिशन है। ओवर, हेडक्वार्टर ने जवाब दिया। लेकिन बॉस, उसकी टेक्नोलॉजी तो बहरहाल शुगरान के पास होगी, वो उसे तैयार कर लेंगे, इस तरह हेडक्वार्टर को इससे क्या फ़ायदा होगा? ओवर, ट्रोमीन ने कहा। ट्रोमीन, तुम्हारा काम सिर्फ हेडक्वार्टर के अहकामात की तामील करना है और बस। हेडक्वार्टर किसी किस्म के सवाल को पसंद नहीं करता, ये सोचना कि क्या होगा और क्या नहीं हेडक्वार्टर का काम है। चूंकि तुमने पहली बार ऐसी गलती की है, इसलिए आखिरी बार तुम्हें मुआफ किया जा रहा है, आइंदा कोई सवाल नहीं होगा, समझे? ओवर, हेडक्वार्टर ने बोलने वाले का लहजा करख्त हो गया। सॉरी बॉस, मैं समझ गया। ओवर, टरोमी ने सर झटकते हुए जवाब दिया। वैसे अब तुमने सवाल कर ही दिया है तो तुम्हें बता दिया जाता है कि हेडक्वार्टर को इस हथियार की टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। हेडक्वार्टर को यह हथियार सिर्फ इसलिए चाहिए कि हेडक्वार्टर इसका तोड़ तैयार करना चाहता है। ओवर, जवाब दिया गया। ओह यस बॉस, थैंक यू बॉस, आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। ओवर, ट्रोमी ने सर हिलाते हुए कहा। क्या अब पूरी बात समझ में आ गई है? ओवर, बॉस ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर, ट्रोमीन ने कहा। वैसे बॉस की बात सुनकर उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। जाहिर है क्रीमिया जैसे मुल्क की स्याह सफेद का मालिक बनना ऐसा तस्वुर था जो इंतहाई खुशगवार था और हेडक्वार्टर ने उसको इस इनाम की खुशखबरी दी थी। तुम अपने पूरे ग्रुप के साथ पाकिस्तान जाओगे, वहां काम करने के लिए तुम पूरी तरह आज़ाद होगे। हेडक्वार्टर सिर्फ तुम्हारे काम की निगरानी करता रहेगा, इस अंदाज में निगरानी के तुम इसको कभी एहसास तक ना होगा। कामयाबी की सूरत में इंतहाई खतीर इनाम और नाकामी की सूरत में तुम समेत तुम्हारे पूरे ग्रुप की फौरी मौत, बस ये दो ही सूरतें होंगी। ओवर, बॉस ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, ट्रोमीन आज तक किसी मिशन में नाकाम नहीं हुआ। ट्रोमीन ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। एक और बात नोट कर लो, ब्लैक डॉग के बारे में तुम कुछ जानते हो? ओवर, बॉस ने कहा। ब्लैक डॉग, क्या ये किसी तंजीम का नाम है बॉस? ओवर, ट्रोमीन ने चौंक कर पूछा। नहीं, ये एक इंतहाई पुरअसरार खौफनाक बीमारी का नाम है जिसे हेडक्वार्टर मुस्तकबिल में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया के हर मुल्क में इस बीमारी के तजुर्बात हेडक्वार्टर की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि सही रिजल्ट का पता लग सके। पाकिस्तान पहुंचकर 01 स्पेशल ट्रांसमीटर पर तुम फ्लैग को कॉल करके उसे हुक्म दे सकते हो, लेकिन फ्लैग और उसके ग्रुप के तमाम राब्ता सिर्फ ट्रांसमीटर तक महदूद रहेगा ताकि दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता ना साबित हो सके। फ्लैग को तुम्हारे मुतलिक बता दिया जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे अहकामात की तामील करेगा। ओवर, बॉस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। यस बॉस। ओवर, ट्रोमीन ने जवाब दिया। उसके जवाब में बॉस ने ब्लैक डॉग बीमारी के मुताबिक कुछ तफसीलात बता दी और ट्रोमीन का चेहरा ये तफसील सुनते ही खौफ से पीला पड़ गया। ये वाकई इंतहाई खौफनाक और अजियतनाक बीमारी थी। ओके, तफसीलात जैसे ही तुम तक पहुंचे तुमने फौरन पाकिस्तान रवाना हो जाना है। ओवर एंड ऑल, बॉस ने कहा। उसके साथ ही ट्रांसमीटर खुद ब खुद ऑफ हो गया और ट्रोमीन लिबास तब्दील करके उसने एक नजर कमरे में डाली और फिर कंधे छटकता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला और फ्लैग और जॉनी दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वो आज ही पाकिस्तान के नीम पहाड़ी इलाके चाराग से शिफ्ट होकर दारुल हुकूमत पहुंचे थे। चाराग से ही उन्होंने शेरटन होटल में कमरे बुक करा लिए थे, इसलिए उन्हें यहाँ कमरों की बुकिंग के सिलसिले में परेशान ना होना पड़ा था। डॉगर को इतला दे दी गई थी और अभी वो एक कमरे में इकट्ठे बैठे यही सोच रहे थे कि डॉगर ने अब तक इनसे राब्ता क्यों कायम नहीं किया। ये दरवाज़ा खुला और दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दूसरे लम्हे उनके चेहरों पर इत्मीनान की झलकियां उभर आई क्योंकि दरवाजे पर डॉगर मौजूद था। कम इन डॉगर, हम तुम्हारे मुतल्लिक ही बातें कर रहे थे कि तुमने अब तक राब्ता कायम क्यों नहीं किया, फ्लैग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन डॉगर के संजीदा चेहरे पर कोई तब्दीली ना हुई और तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा। उसके साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हो, जोनी ने डॉगर को गौर से देखते हुए कहा। एक इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन खबर है, डॉगर ने होंठ चबाते हुए कहा। कैसी खबर? वो सब चौंक पड़े। ब्लैक डॉग का शिकार तंदुरुस्त हो गया है, डॉगर ने कहा। क्या कह रहे हो? क्या नशा कर रखा है तुमने? फ्लैग और जोनी दोनों ने बैक वक्त चीख कर कहा और उछलकर कुर्सियों से उठ खड़े हुए। मैंने पहले ही कहा है कि ये नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, डॉगर ने पहली बार धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। नामुमकिन, ऐसा नामुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं। ब्लैक डॉग का शिकार तो तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका और आज तक इसका कोई शिकार तंदुरुस्त हो सका है, फ्लैग ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा।
इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। जब मुझे इत्ला मिली थी तो मेरा तुमसे भी ज्यादा बुरा हशर हुआ। हम सब लोगों को भी यही लगा था, लेकिन हमारा ये ख्याल गलत था। डॉगर ने सर हिलाते हुए कहा, मैं 10 बार मरकर भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता डॉगर, इसलिए अगर ये कोई मजाक है तो अभी खुल जाओ। इस बार फ्लैग का लहजा बेहद करख था और डॉगर बेइख्तियार हंस पड़ा। वैसे संजीदा मामलात में भला मजाक कर सकता हूँ बॉस, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना सिर्फ सच है बल्कि मैंने उस सच को अच्छी तरह परख भी लिया है। डॉगर ने यकलक संजीदा होते हुए कहा, बहरहाल तफसीलात बताओ, पूरी तफसील। फ्लैग ने पूरी तरह होंठ चबाते हुए कहा, जॉनी जब वापस चरा किया था तो हमारा शिकार, जिसका नाम फ्यास है, वो मकामी इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुप्रीडेंट है, की हालत हमारी तवक्को के मुताबिक थी। उसे सर्विसेज अस्पताल के खसूसी शोबे में दाखिल किया गया था। मैं वहाँ के एक डॉक्टर रफीक से मेकअप में मिला, उससे दोस्ती की, फिर उसके साथ ही वापस पहुंचा ताकि मरीज को खुद भी देख सकूं। इसके बाद मैं डॉक्टर रफीक से फ़ोन पर बात करता रहा। आज अचानक एक बात का इंकिशाफ हुआ कि फ्यास का कोई दोस्त है, अली इमरान, जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर रहमान का इकलौता लड़का है। अहमक और मस्करा सा नौजवान है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। ये बातें मुझे डॉक्टर रफीक ने बताई। बहरहाल वो इमरान अस्पताल पहुंचा, उसने फ्यास की हालत देखी, फिर उसने अस्पताल के इंचार्ज फिजिशियन डॉक्टर हाशमी की दफ्तर से एक्रीमिया के किसी बूढ़े डॉक्टर जॉफ्स्की को कॉल किया। इस इमरान के मुताबिक वो बूढ़ा डॉक्टर जॉफ्स्की अजीबोगरीब बीमारियों और उनके जरासीम पर तहकीकात करता रहता है। डॉक्टर जॉफ्स्की से इमरान की जो बातें हुई उसके मुतालिक डॉक्टर रफीक से पता चला कि डॉक्टर जॉफ्स्की इस बीमारी का नाम जानता है, और न सिर्फ नाम जानता है बल्कि वो इस तहकीकात भी करता रहता है। इसके मुताबिक इस बीमारी का नाम ब्लैक डॉग है और ये बीमारी अफ्रीका के दुश्वार गुजार इलाके लंबाकू से ताल्लुक रखती है। इस डॉक्टर जॉन्सकी ने इस वायरस की तहकीकात भी बताई कि ये वायरस क्या करता रहता है और क्या काम करता है। साथ ही उसका इलाज भी बताया कि एलिगेटर के अंडों का किसी खास तरीके से तैयारशुदा तेल के कतरे अगर मरीज के हलक में डाल दिए जाएं तो मरीज ठीक हो जाता है। और डॉक्टर जॉफ्स्की ने वो तेल हवाई जहाज के जरिए यहाँ पाकिशिया भेजने के लिए कहा। डॉक्टर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। फ्लैग और जोनी दोनों की आंखें हैरत से फटने चली गई। जब मुझे ये इत्ला मिली तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि ये तेल उड़ा लिया जाए, लेकिन फ्यास इस तेल के पहुंचने से पहले ही ठीक हो गया। डॉगर ने सर हिलाते हुए कहा, ओह वो कैसे? फ्लैग और जोनी दोनों हैरत से उछल पड़े। तफसीलात का मुझे इल्म नहीं, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि अचानक वो अली इमरान 2 हबशियों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा। दोनों हबशी मुकामी लिबास पहने हुए थे। इसने डॉक्टर हाशमी से एक हबशी का ताल्लुक अफ्रीकी जादूगर विच डॉक्टर के तौर पर कराया और फिर डॉक्टर हाशमी समेत वो सब फ्यास के कमरे में पहुंच गए। उसके बाद इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर फ्यास ठीक हो गया। मुझे मुखबर डॉक्टर रफीक की ड्यूटी आज जनरल वार्ड में थी, इसलिए उसे भी इल्म नहीं है कि इस हबशी ने क्या किया। डॉक्टर हाशमी बताता नहीं। बहरहाल वो फ्यास अब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, इस बात की मैंने तस्दीक कर ली है। डॉगर ने कहा, इसका मतलब है कि हमारा तजर्बा यहाँ नाकाम हो गया। ये इंतहाई सीरियस मसला है। हेडक्वार्टर का तो आज तक यही दावा था कि ब्लैक डॉग से कोई नहीं बच सकता, लेकिन यहाँ इसका इलाज कर लिया गया। हमें फौरन हेडक्वार्टर को इसकी इत्ला देनी होगी। फ्लैग ने कहा और उठकर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा जिस पर उनके बड़े बड़े बैग मौजूद थे, और उसने उसमें से स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला और जॉनी और डॉगर को अपने साथ आने का इशारा करते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जॉनी उठकर पहले कमरे का दरवाजा अंदर से चटखनी लगाकर बंद किया और फिर वो भी डॉगर के पीछे चलता हुआ बाथरूम में पहुंच गया। जॉनी ने अंदर दाखिल होकर बाथरूम का दरवाजा बंद किया। इस दौरान फ्लैग स्पेशल ट्रांसमीटर ऑन कर चुका था। हेडक्वार्टर, ओवर। चंद मुबार ट्रांसमीटर से आवाज निकली, फ्लैग बोल रहा हूं जनाब, पाकिशिया से। ओवर। फ्लैग ने इंतहाई मौतबाना अंदाज में जवाब दिया, यस। क्यों कॉल किया है? ओवर। दूसरी तरफ से भारी मगर करख्त लहजे में पूछा गया, बॉस इंतहाई हैरत अंगेज इत्ला है। पाकिशिया के दारुल हुकूमत में मौजूद ब्लैक डॉग के मरीज सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुप्रीडेंट फ्यास को किसी पुरअसरार इलाज से ठीक कर लिया गया है। ओवर। फ्लैग ने कहा, ओह ऐसा नामुमकिन है, आज तक ब्लैक डॉग का इलाज मुमकिन ही नहीं हो सका। ओवर। हेडक्वार्टर से बोलने वाला चीख पड़ा, यहाँ ऐसा हो गया है बॉस। ओवर। फ्लैग ने होंठ काटते हुए जवाब दिया, तफसील बताओ। ओवर। दूसरी तरफ से करख्त और तेज लहजे में पूछा गया और फ्लैग ने डॉगर से मिलने वाली तफसील दोहरा दी। डॉगर मौजूद है? ओवर। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दूसरी तरफ से पूछा गया, यस बॉस। ओवर। फ्लैग ने जवाब दिया, हेलो डॉगर। हेलो क्वार्टर तुम्हारे मुंह से तफसीलात सुनना चाहता है, मुकम्मल तफसीलात दोहराओ। ओवर। हेडक्वार्टर से कहा गया और जवाब में डॉगर ने एक बार फिर पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है ये अली इमरान नामी आदमी ही इस अफ्रीकी जादूगर और ब्लैक डॉग का इलाज जानता है। क्या तुम इसकी रहायशगाह का इल्म है? ओवर। हेडक्वार्टर से पूछा गया, नो सर, लेकिन पता किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं। पहले इनसे इसका इलाज मालूम करो, उसके बाद इन दोनों का खात्मा कर दो, बाकी डॉक्टर जॉफ्स्की से हेडक्वार्टर खुद निपट लूंगा। ओवर। हेडक्वार्टर ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा, यस बॉस। ओवर। डॉगर ने कहा। फ्लैग। ओवर। हेडक्वार्टर से कहा गया,
यस बॉस, ओवर, फ्लैग ने मौतबाना लहजे में कहा। ब्लैक डॉग के सीरम की जो मिकदार तुम्हारे पास मौजूद है वो जॉनी को देकर फौरन एक्रीमिया भेज दो। अब उसकी वहां जरूरत नहीं रही और हम ट्रोमीन को भी इतला कर देंगे कि वो अब मिशन के दौरान से उसे इस्तेमाल करने के बारे में ना सोचे। ओवर, हेडक्वार्टर से कहा गया। यस बॉस, ओवर, फ्लैग ने सर हिलाते हुए कहा। उसके सहन में कई सवाल उभरे थे, लेकिन उसे मालूम था कि हेडक्वार्टर सवालात की बजाय तामील हुक्म चाहता है, इसलिए वो खामोश रहा। इलाज मालूम करते ही तुम दोनों फौरी तौर पर हेडक्वार्टर को ट्रांसमीटर पर उसकी इतला दोगे, उसके बाद वापस अपने पॉइंट पर पहुंच जाओगे। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा किया और फ्लैग ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर बंद कर दिया। आओ जॉनी, तुम सीरम के लेकर फौरन चल पड़ो। डॉगर और मैं मिलकर इस इमरान को ढूंढते हैं, फ्लैग ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और डॉगर और जॉनी दोनों ने सर हिला दिए। वजारत दफा के अंडर सेक्रेटरी बिलाल नकवी अपनी सरकारी रिहाइशगाह में बने हुए दफ्तरनुमा कमरे में बैठे हुए थे। उनके सामने मेज पर 10-12 मोटी फाइलें मौजूद थी और इन फाइलों पर वो काम कर रहे थे। इनके 4 बच्चे थे और चारों स्कूल में पढ़ते थे। गुज़िश्ता कई दिनों से उनकी बेगम बच्चों समेत अपने किसी अजीज की शादी में गई हुई थी, इसलिए वो कोठी में मुलाजमों के साथ अकेले रहते थे। वो पूरी तरह फाइलों में गर्क थे कि कमरे का दरवाजा खुला, उनका मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। ओह, क्या बात है अरशद, अंडर सेक्रेटरी बिलाल नकवी ने चौंक कर मुलाजिम की तरफ देखते हुए पूछा। ये साहब मिलने आए हैं, मुलाजिम ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट मौतबाना अंदाज में आगे बढ़ाते हुए कहा। प्लेट पर एक खूबसूरत कार्ड रखा हुआ था। इस वक्त मिलने आए हैं, बिलाल नकवी साहब ने चौंक कर कहा और फिर कार्ड उठाकर देखने लगा। डॉक्टर ट्रोमीन वेस्टर्न कॉर्मन। बिलाल नकवी साहब ने कार्ड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ते हुए कहा। डॉक्टर ट्रोमीन के नाम के नीचे साइंस की आला डिग्रियों की एक तवील किताब मौजूद थी। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं ये फाइल देख कर आ रहा हूँ, की खातिर तवाज़ो करो, बिलाल नकवी साहब ने कार्ड मेज पर रखते हुए कहा और मुलाजिम सर झुकाकर वापस चला गया। डॉक्टर ट्रोमीन, पहले तो कभी इनका नाम नहीं सुना, लेकिन डिग्रियों से पता चलता है कि इंतहाई तालीम याफ्ता साहब हैं। ठीक है, बिलाल नकवी साहब ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा फाइल पर झुक गया, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। उन्होंने फाइल बंद की और फिर उठकर दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे को बाहर से खुद लॉक करके उन्होंने चाबी जेब में डाली और फिर तेज तेज कदम उठाते ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते चले गए। चूंकि फाइल ने इंतहाई खुफिया थी, इसलिए बिलाल नकवी साहब इस कमरे की चाबी हमेशा अपने पास रखते थे। इसके जिस्म पर नाइट गॉन था और गो किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मिलने के लिए ये लिबास दुरुस्त ना था, लेकिन बिलाल नकवी की ये आदत थी कि घर आते ही वो नाइट सूट पहनकर इस पर नाइट गॉन पहन लेते थे और फिर जब तक दफ्तर का वक्त ना हो जाता वो यही लिबास पहने रखते थे, क्योंकि इस तरह उसे फितरी तौर पर आज़ादी और राहत का एहसास होता था और घर आने वालों को वो हमेशा उसी लिबास में मिलते थे। चाबी भी नाइट गॉन की जेब में थी, क्योंकि नाइट सूट में तो जेब नाम की कोई चीज ही ना थी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो सामने सोफे पर बैठा हुआ एक लंबा तड़ंगा गिठे हुए जिस्म का गैर मुल्की, जिसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था, उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नजर का नफीस चश्मा था और हाथ में तुर्की सुकार था। ड्राइंग रूम में दाखिल होने से कबल बिलाल नकवी साहब को यही ख्याल था कि डॉक्टर ट्रोमीन कोई बूढ़ा आदमी होगा, क्योंकि इतनी तालीम हासिल करते करते आदमी लाजमन बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ट्रोमीन तो भरपूर जवान आदमी था। हेलो डॉक्टर ट्रोमीन, मुझे बिलाल नकवी कहते हैं। बिलाल नकवी ने अंदर दाखिल होते ही मुस्कुराकर मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। आपने मेरा कार्ड तो देख लिया होगा, इस वक्त जहमत देने में मुआज़रत खा हूँ, लेकिन मसला ऐसा था कि मजबूरी थी, डॉक्टर ट्रोमीन ने मुस्कुराकर मुसाफिया करते हुए कहा और बिलाल नकवी के सारे हाथ में मुसाफिया के वक्त दर्द की तेज लहर सी दौड़ गई। हालांकि डॉक्टर ट्रोमीन ने बड़ी सरसरी से अंदाज में मुसाफिया किया था, लेकिन बिलाल नकवी को इस पर सरसरी मुसाफिया से ही मालूम हो गया था कि डॉक्टर ट्रोमीन के जिस्म में एक नहीं बल्कि 50 गेंडों जैसी कुव्वत भरी हुई है। वह बड़े इत्मीनान से सामने वाले सोफे पर बैठ चुका था। अगर मैं कहूं कि आपकी इत्ला दुरुस्त है तो फिर, इसने उनके ट्रोमीन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिसमें उसने कहा था कि आपके पास पाकिस्तान में दिफाई सामान बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियों और दिफाई साइंसी तहकीकात करने वाले तमाम लेबॉर्ट्रियों का चार्ज है। बिलाल नकवी का लहजा पहले से ज़्यादा खुश्क हो गया था। तो फिर आप बराह करम मुझे ये बता दें कि जीरो गन आप कब शुगरान के हवाले कर रहे हैं, इसके लिए क्या लाहेअमल तय हुआ है। डॉक्टर ट्रोमीन ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जीरो गन? कैसी जीरो गन और कौन हो तुम? बिलाल नकवी हैरत की शिद्दत से उछल कर खड़े हो गए। इत्मीनान से बैठ जाओ अंडर सेक्रेटरी, तुम्हारे सब मुलाजिम बेहोश पड़े हैं, इसलिए कोई तुम्हारी कॉल पर नहीं आएगा। जो मुलाजिम तुम्हें इतला देने गया था वो भी बेहोश हो चुका है, और गो तुमने इजहार तो नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है कि बावजूद ना दबाने के तुम्हारे इस हाथ में जिससे तुमने मुसाफिया किया था दर्द की लहरें अभी मौजूद होंगी। इससे तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। वैसे मेरी जेब में रिवॉल्वर भी मौजूद है, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, सिर्फ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। डॉक्टर ट्रोमीन ने यकलख्त इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, लेकिन वो इस तरह इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था। शट अप, तुम मेरी रिहाइशगाह पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो।
तो तुम मुझे सख्ती पर मजबूर कर रहे हो अंडर सेक्रेटरी, डॉक्टर ट्रोमी ने गुर्राते हुए कहा। उसके हाथ में एक खौफनाक रिवॉल्वर नजर आया जिसकी नाल सोफे पर पड़े कराहते हुए बिलाल सदीकी की तरफ उठी थी, जो ट्रोमीन का हाथ खाते ही सोफे पर गिर गया था। डॉक्टर ट्रोमीन के चेहरे पर बेपनाह करख्तगी उभर आई थी। उसके जिस्म के अंदर वाकई ही बेपनाह ताकत थी, क्योंकि उसने बिलाल नकवी को इस तरह उठाकर सोफे पर पटक दिया था जैसे बिलाल नकवी इंसान की बजाय टेबल टेनिस की हल्की फुल्की गेंद हो। तुम कौन हो? बिलाल नकवी के चेहरे पर अब शायद खौफ और वहशत के आसार नुमाया हो गए। मेरे सवाल का जवाब दो और सुनो, मैं फिलहाल तुम्हें जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बताई हुई बात का एक लफ्ज भी गलत निकला तो फिर तुम जानते हो तुम्हारा क्या हशर होगा। तुम्हारे चारों बच्चों के जिस्मों के टुकड़े तुम्हारी आंखों के सामने किए जाएंगे, तुम्हारी बीवी की इज्जत तुम्हारी निगाहों के सामने रोंदी जाएगी और आखिर में तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ती जाएगी और तुम बाकी उम्र फलूच पड़े सिसक सिसक कर मौत के इत्फाक में गुजारोगे। और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो फिर मैं ये सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। तुम्हारे मुलाजिम होश में आ जाएंगे और किसी को मालूम ना हो सकेगा कि मैंने तुमसे क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया। इसके बाद तुम चाहो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के मेरा हुलिया बता सकते हो, चाहे मुझे डाकू बनाए, लुटेरा कहो या चोर कहो, जो तुम्हारा दिल चाहे कहो। मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लंबी तकरीर पर भी इसलिए की है कि मैं जानता हूं कि तुम सीधे साधे और मेहनती टाइप आदमी हो, गुर्बत के आलम में यहाँ तक पहुंचे और मुझे ऐसे आदमी पसंद है, वरना मैं एक लम्हे में तुम्हारे हलक से सब कुछ निकलवा सकता हूँ, लेकिन फिर तुम अपने बच्चों को देखने के लिए जिंदा ना रह सकोगे। बोलो क्या चाहते हो? डॉक्टर ट्रोमी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बताने में मेरा कोई हर्ज नहीं। अगर तुम्हारा अपना काम है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बिलाल नकवी ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया और डॉक्टर ट्रोमी ने उसकी बात सुनकर पूरी तरह चौंक पड़ा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन